स्टूडेंट्स, हमारे सामने है पहला क्वेश्चन। एन अल्कोहल ऑफ मोलिकुलर फार्मूला C5H11OH on dehydration gives an alkene which on oxidation yields a mixture of ketone and an acid. The alcohol is। हिंदी में सुने। हिंदी में इस तरह से है, एक अल्कोहल का अणुसूत्र C5H11OH है जो निर्जलीकरण पर एल्कीन का निर्माण करता है तथा जिसका हम जब ऑक्सीकरण करें तो ये हमें कीटोन और अम्ल का यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण देता है। तो बताओ इन में से वो कौन सा अल्कोहल है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से सुनिए, इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं मैं आपको। एन अल्कोहल ऑफ मोलिकुलर फार्मूला C5H11OH on dehydration gives an alkene which on oxidation yields a mixture of ketone and an acid. The alcohol is। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि वो अल्कोहल जिसका मोलिकुलर फार्मूला C5H11O है, जिसका अणुसूत्र C5H11OH है, जो डिहाइड्रेशन पर, जो निर्जलीकरण पर एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। और फिर जब हम इस एल्कीन का ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, तो हमको कीटोन और एसिड का मिक्सचर ऑब्टेन होता है। तो बताओ इन चारों में से कि वो कौन सा अल्कोहल है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, इन चारों ऑप्शन में से A, B, C एंड D, अगर मैं आपको तुरंत बता दूं इसका आंसर, तो इसका आंसर है C। ये इसका आंसर है। अब दिमाग में बात आती है कि इसका इतनी जल्दी आंसर मैंने कैसे बताया। तो ये ट्रिक, ये नॉलेज मैं अभी आपको देने वाला हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखें कि यहाँ CH3CH2CHOH, यहाँ पर ये OH इस C से लिंक है। ठीक है। तो ये OH या तो यहाँ इस कार्बन से H को लेके जा सकता है या फिर इस कार्बन से H को लेके बाहर जा सकता है। क्योंकि हम डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड क्या आएगा, इन दोनों के बीच में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। तो जब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो आप खुद देखें कि इस कार्बन से सिर्फ एक ही रेडिकल है, इस कार्बन से भी यहाँ पर CH2 और CH3 एक ही रेडिकल है। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा। ठीक है। ये एल्कीन जो है ऑक्सीडेशन पर क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा। ये कीटोन का फॉर्मेशन तो कर ही नहीं सकता। ठीक। दूसरी बात, तो ये ऑप्शन ये नहीं हो सकता। इसी तरह से इसमें देखो कि OH यहाँ से और H यहाँ से निकलेगा, तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ। तो इस कार्बन से देखिए एक ही रेडिकल है और इस कार्बन से यहाँ पर भी एक रेडिकल है। ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, ये कीटोन नहीं बना सकता। ठीक है। फिर अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर आप ये देखिए कि इस CH से ये OH जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये OH इसके हाइड्रोजन से वाटर निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये OH जब इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो H को वो यहाँ से भी ले सकता है। ठीक है। और यहाँ से भी ले सकता है। मगर आपको पता है सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं वहाँ से हाइड्रोजन को लेकर वाटर मॉलिक्यूल निकालता है। तो यहाँ से OH और यहाँ से H, जब ये निकलेगा इस तरह से, तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, इनके बीच में आ जाएगा। ठीक। तो आप खुद देखें कि इस कार्बन से दो रेडिकल हैं, तो ये क्या बनाएगा डियर, ये कीटोन बना सकता है। और इधर तो एल्डिहाइड बनेगा ही। ठीक। तो इसीलिए ये इसका आंसर है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए इस कार्बन से, ठीक है, ये 3 रेडिकल लगे हुए हैं और फिर इस CH2 से ये OH लगा हुआ है। तो ये OH
इस कार्बन से हाइड्रोजन को निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण नहीं होगा। तो ये ऑप्शन ये भी नहीं है, तो ऑप्शन ये भी नहीं है, ऑप्शन ये भी नहीं है, और ऑप्शन ये भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो सकता है? सी हो सकता है। जब ये सी इसका आंसर है तो मुझे इसको प्रूव करके भी आपको बताना है। ठीक है, तो चलो इसको मैं प्रूव करके आपको बता देता हूँ कि ये कैसे होगा। ठीक, तो सुनिए, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है CH3 का होल ट्वाइस CH और CH OH CH3, इसको मैं वैसा का वैसे यहाँ आपको एक बार लिख के बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, है ना। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल ऐसा कैसा पहले लिखते हैं इसको, CH3 का होल ट्वाइस, फिर हो जाएगा CH, फिर यहाँ पर हो जाएगा CH, फिर यहाँ पर हो जाएगा OH, एंड फाइनली यहाँ पर CH3। तो ये बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ था, CH3 होल ट्वाइस CH OH CH3। अब इसको मैं आपको एडजस्ट करके बता देता हूँ कैसे एडजस्ट किया जा सकता है। आप अगर इस कार्बन को देखें तो यहाँ इसकी वैलेंसी एक इधर से कंप्लीट है और एक हाइड्रोजन के साथ कितनी बच गई? 2 वैलेंसी बच गई। तो मैं पहले इस CH को ऐसे लिख देता हूँ, देखो ये CH लिखा ऐसे, ठीक, एक वैलेंसी इधर सेटिस्फाइड हो गई इसकी, एक हाइड्रोजन से कितनी बच गई? 2। तो मैं इस तरह से इसको ऐसे कर दिया, तो यहाँ मैंने लिख दिया क्या? CH3, और ये हो जाएगा CH3। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए CHOH है, तो यहाँ मैंने लिखा CH, इसकी वैलेंसी देखिए 1 2, ठीक है, तो यहाँ नीचे लिख दिया मैंने 3, और यहाँ पर कर दिया मैंने CH3। ये देखिए इस तरह से इस स्ट्रक्चर को मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक, अब क्या होगा? अब क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम ये देखिए डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? एल्किन मिलेगा। ठीक है, फिर उसका हम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे, तो मिक्सचर किसका मिलेगा? कीटोन और एसिड का। तो चलो देखो, तो हम क्या करेंगे कि इसका सबसे पहले हम डिहाइड्रेशन करते हैं। ठीक है, तो आप डिहाइड्रेशन कर दीजिए यहाँ पर। इसके लिए हम क्या ले सकते हैं? कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस लेंगे, है ना। तो यहाँ से क्या होगा? आपको पता है जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है उसे हम अल्फ़ा कहते हैं, इसे बीटा कहते हैं, इसे बीटा कहेंगे और इसे क्या? गामा कहेंगे। तो यहाँ पर ये जो OH है ये बीटा पोजीशन के हाइड्रोजन वाले, ये बीटा पोजीशन पर जो कार्बन है उसके हाइड्रोजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। ये यहाँ से भी H ले सकता है, यहाँ से भी ले सकता है, लेकिन सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि उस बीटा वाले कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकलता है जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो? कम हो। तो यहाँ पर भाई 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से ये OH नहीं निकलेगा। यहाँ पर देखिए एक ही हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये OH क्या करेगा? इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेगा। जब ये इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा तो इनके बीच में क्या आ जाएगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए CH3, यहाँ पर हो जाएगा C, यहाँ पर हो जाएगा CH3, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ हो जाएगा ये CH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर? CH3। ये देखिए इतना क्या निकाला था हमने? वाटर मॉलिक्यूल, ये मैंने इतना लिख दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम इसकी नेमिंग की बात करते हैं तो नेमिंग क्या होगी? ये देखिए 1 2, ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे हम? 3, एंड दैट इज़ अ 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो हमने ये वाली चेन चूज़ कर ली, ये देखिए इसकी नेमिंग के लिए। तो क्या होगा? 2 मिथाइल, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 2 मिथाइल, उसके बाद में कार्बन कितने? 4, तो हम बोलेंगे ब्यूट, और डबल बॉन्ड कहाँ है? 2 पर, तो ब्यूट 2 इन। ये देखिए, तो ये इसका आपको समझ में आ रहा है कि मिथाइल, इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल, ठीक है, ये मिथाइल है यहाँ पर, ये 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, ठीक है। ये देखो ना 2 पर CH3 है तो 2 मिथाइल, कार्बन कितने? 4, तो ब्यूट,
और 2 पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन, तो ये हमें मिल गया कंपाउंड। अब मैं क्या करूँगा, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन को मुझे इसका ऑक्सीडेशन कराना है, ठीक है। तो चलो ऑक्सीडेशन कराते हैं। इसका ऑक्सीडेशन कराने के लिए इसे लिख लेते हैं कुछ इस तरह से, CH3, ये C, और यहाँ पर हो जाएगा CH3 और डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा CH और ये हो जाएगा डियर CH3, ठीक। नेमिंग तो पता है आपको, 2 मिथाइल, यहाँ फिर से लिख देता हूँ मैं, ये देखिए 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, ये लिख दिया। अब मुझे डियर इसका क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है, क्योंकि ऑक्सीडेशन अगर हम कराएंगे ओजोन के साथ तभी हमें मिक्सचर मिलता है, ठीक है ना, जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है ना। ये देखिए ऑक्सीडेशन यील्ड्स अ मिक्सचर ऑफ कीटोन एंड एन एसिड, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम ओजोन के साथ यानी कि O3 के साथ इसको ट्रीट करेंगे तो हमको मिक्सचर मिलेगा। वो मिक्सचर आपको पता है ओजोनोलाइसिस में क्या क्या हो सकता है, हो सकता है हमको 2 कार्बोनाइल कंपाउंड ऑब्टेन हो जाए, वो दोनों एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, ठीक है, या उसमें एक एल्डिहाइड हो सकता है और एक कीटोन हो सकता है। तो चलो देखते हैं हम क्या कराएंगे इसका, हम ओजोनोलाइसिस करा देते हैं। ये देखिए ओजोनोलाइसिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओजोनोलाइसिस है, ये ओजोनोलाइसिस हम करेंगे H2O के हाइड्रोलिसिस के साथ, यानी कि पहले हम यहाँ पर क्या कराएंगे, इसका ओजोनोलाइसिस करा देते हैं। ओजोनोलाइसिस का मतलब होता है हम इसकी ओजोन से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। और सेकंड फिर क्या कराएंगे, हम इसका वाटर के साथ इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको रिएक्ट करा देते हैं। जब आप ओजोन से रिएक्ट कराओगे डियर स्टूडेंट्स, तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि बीच का ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन को आप क्या करोगे, लिंक करोगे, ठीक है। तो जब आप ऑक्सीजन को लिंक करोगे तो एक ऑक्सीजन यहाँ आएगा ऊपर जो दोनों में कॉमन होगा, और एक ऑक्सीजन इसके नीचे आएगा, एक ऑक्सीजन इधर नीचे आएगा, ठीक। ये कब होता है, जब ये डबल बॉन्ड टूटता है तभी ओजोन यहाँ पर क्या होता है, लिंक होता है। जब डबल बॉन्ड टूटता है तो ओजोन वहाँ जुड़ता है। जब ओजोन जुड़ जाता है तब जो कंपाउंड हमको ऑब्टेंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओजोनाइट। अभी कैसे, जरा देख लो कैसे। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जरा ध्यान से देखिए कैसे लिख सकते हो इसको। इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। ये देखिए CH3 और ये CH3, बीच में डबल बॉन्ड है सपोज, ठीक है। तो डबल बॉन्ड है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पर एक H इधर लिख दो और यहाँ पर CH3 लिख दो। तो डियर समझ में आ रहा है ना, यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो एक ही बात है, जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो मैं अब इसका ओजोनोलाइसिस कर देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने ओजोनोलाइसिस कर दिया, ओजोनीकरण कर दिया, किसकी प्रेजेंस में, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, या फिर हम ड्राई ईथर की प्रेजेंस ले सकते हैं। अब क्या होगा, ये जो ओजोन है जब यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये किस तरह लिंक होगा मैं बता देता हूँ। आप जैसे ही डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे एक ऑक्सीजन ऊपर आ जाएगा और 2 ऑक्सीजन नीचे आ जाएंगे और उनको आप ऐड कर देना। फिर इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है। अभी तो हम बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो अगर मैं ओजोन को यहाँ लिंक करता हूँ तो क्या होगा, ये देखिए इस तरह से लिंक हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये CH3 और यहाँ पर ये C, यहाँ पर हो जाएगा ये CH3, ठीक है। और जब आपने ओजोन को लिंक किया था, मैंने बताया था आपको, एक ऑक्सीजन ऊपर 2 ऑक्सीजन नीचे, तो ये बॉन्ड अपने आप क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो देखो दिस एंड दिस, ठीक है। और यहाँ पर एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, ऐसे करना है आपको। बाकी यहाँ H और CH3 बिल्कुल ऐसे कैसे लगा दीजिए, ये H और CH3 ऐसे लगा दीजिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं डियर ओजोनाइट। ये क्या है डियर, ओजोनाइट। ये सॉलिड स्टेट में होता है,
और ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो हाइड्रोलिसिस करने के लिए हम इसको H2O के साथ इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो देखिए, अगर आपको इस रिएक्शन को मैं यहीं बता दूं एरो लगाकर, ये देखिए। ठीक है, तो H2O के साथ जब इसका हाइड्रोलिसिस हम करते हैं तो उसका क्लीवेज कैसे होता है, ये टूटता कैसे है, तो बताऊं मैं आपको, देखना जरा ध्यान से। ये ऐसे टूटेगा कि यहाँ पर ये जो H2O है ये H2O2 का फॉर्मेशन कर लेगा ऐसे। ठीक है, और यहाँ इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए ये बीच का जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। इसका क्लीवेज कैसे होगा, ऐसे, ये देखिए ऐसे होगा, और यहाँ से क्या होगा, ये ऐसे होगा। अगर ये इसका क्लीवेज ऐसे होता है, इसका विदलन इस तरह तो होता है, इन्हें टूटता है ये, तो आप खुद देखो CH3 CO CH3 क्या बन गया यहाँ पर, एसीटोन। उधर क्या बन गया, CH3 CHO, यानी क्या बन गया, ये एसिटेल्डेट। तो आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि हमको क्या क्या मिला। ये देखिए, हमको मिला CH3 CO CH3, ये मिला। साथ में हमको क्या मिला, CH3 CHO, तो ये मिल गया हमको यहाँ पर CH3 CHO। ठीक, यानी जब हम ओजोनाइट का हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमको 2 कार्बोनाइल कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं, एक जिसमें कीटोन होता है और दूसरा इसमें एल्डिहाइड होता है। अब आप यहाँ ये देखिए कि यहाँ पर ये जो H2O है, जब O के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बना लेता है, H2O2 बना लेता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। और आप बहुत अच्छे से जानते हो क्या, कि ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ठीक है, मैंने बताया ना H2O, और ये O क्या बनाएगा, ये H2O2 बना लेगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ये H2O2। तो यहाँ पर ये जो H2O2 है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये देखिए इस तरह से। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि इस H2O2 को आप ऐसे लिख दो, ये डिकम्पोज होकर, विघटित होकर नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है, नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करता है। कैसे, ऐसे H2O और ये O ऐसे फॉर्म करेगा। अब ये जो ऑक्सीजन है ये वाला क्या करेगा कि कीटोन का तो ऑक्सीडेशन होता नहीं है, कीटोन का तो इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होता, कीटोन का आसानी से, शीघ्रता से ऑक्सीकरण नहीं होता, तो होता किसका है, एल्डिहाइड का। तो यहाँ पर ये जो एल्डिहाइड है इसको ये ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करेगा, और जब ऑक्सीडाइज कर देगा, ये देखिए यहाँ पर मैं ऑक्सीडाइज करा देता हूँ, ये नेसेंट ऑक्सीजन ले लिया मैंने, ऑक्सीडाइज कराऊंगा तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे मिल जाएगा, ये देखिए CH3 COOH, ये मिल गया। तो इस तरह से मुझे क्या मिला, ये देखिए मुझे मिला एक तो कीटोन और दूसरा मिला मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि यहाँ पर ये एसीटोन है और यहाँ पर ये क्या है, एसिटिक एसिड। बस, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था वो आपको अब अच्छे से समझ में आ चुका। स्टूडेंट्स, इस समय हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ ओजोनोलाइसिस। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, ये देखिए ओजोनोलाइसिस। और हम जानते हैं ये जो ओजोनोलाइसिस, ओजोनीकरण है, ये 2 टाइप के होते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर, तो जो पहला टाइप है इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस। और जो सेकंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव। ये देखिए ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक बात समझ में आती है कि ओजोनोलाइसिस, ये ओजोनीकरण, ये 2 टाइप का होता है। पहला होता है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस और दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। अब हमको ये देखना है कि इस रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में
हम किस तरह प्रोसेस को बढ़ाते हैं और ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस में किस तरह हम प्रोसेस को बढ़ाते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, रिडक्टिव ओजोनलाइसिस में किसी भी सब्सटेंस की हम पहले ओजोन से रिएक्शन कराते हैं और फिर हम जिंक डस्ट और H2O के साथ हम उस ओजोनाइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं। सबसे पहले हम किसी भी पदार्थ की ओजोन से क्रिया कराकर ओजोनाइड यौगिक बनाते हैं, फिर हम जिंक चूर्ण और जल के साथ उसका जलपघटन करा देते हैं। जबकि ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस में क्या होता है कि हम किसी भी सब्सटेंस को पहले ओजोन से रिएक्ट कराते हैं, ओजोनाइड बनाते हैं, फिर वाटर के साथ उसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं। यहाँ पर जिंक डस्ट नहीं है, यहाँ पर किसी भी पदार्थ की हम पहले ओजोन से रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं और जल के साथ हम उस पदार्थ का, उस ओजोनाइड यौगिक का जलपघटन करा देते हैं। बस यही डिफरेंस है। रिडक्टिव ओजोनलाइसिस में आप देख सकते हैं हम इस तरह से, ठीक है, यानी कि ओजोन से जब रिएक्ट कराओगे तो ओजोनाइड बनेगा और उस ओजोनाइड का हम ZnH2O के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं। यहाँ पर भी ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस में ओजोन से जब रिएक्ट कराएंगे ओजोनाइड बनेगा, मगर हम हाइड्रोलिसिस H2O के साथ कराते हैं, जलपघटन सिर्फ H2O के साथ कराते हैं, जिंक डस्ट नहीं है। तो क्यों ना हम इसको एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले हम इसी को एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे। तो पहले हम सबसे पहले ले रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक के हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाता हूँ। देखो डियर, याद रखिए कि जब हम इसको ओजोन से रिएक्ट कराते हैं तो इसके 2 ऑक्सीजन ही यूज में आते हैं, इसके क्लीवेज करने के लिए, इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए। बाकी जो एक ऑक्सीजन है वो Zn के साथ ZnO बना लेता है ना। अब कैसे, तो आप 2 ऑक्सीजन तो ले ही लो, एक को यहाँ लिख लो, एक ऑक्सीजन को यहाँ लिख लो और क्लीवेज कर दो ऐसे, यानी कि बंध का विदलन कर दो, इस बंध को तोड़ दो। तो क्या बनेगा यहाँ पर, देखो CH3 CHO और दूसरा क्या बना CH2O यानी कि HCHO। तो ये 2 बन चुके हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या क्या मिला मुझे, CH3 CHO और यहाँ CH2O का मतलब होता है HCHO, ये मिल गया, ठीक। ये कब, जब मैंने ओजोन से रिएक्ट की थी, यानी रिएक्शन की थी तब, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो Zn और H2O के साथ जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है पता है आपको कि ये Zn जो है, जो एक ऑक्सीजन होता है किसका, इसका, उससे रिएक्ट कर लेता है और क्या बना लेता है, ZnO बना लेता है, ठीक है। और ZnO बनने की वजह से क्या होता है कि इस एल्डिहाइड का और इस एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। ये एसेटल्डिहाइड है तो एसेटल्डिहाइड ही रहेगा, ये फॉर्मल्डिहाइड है तो फॉर्मल्डिहाइड ही रहेगा। तो यहाँ एक बार फिर से बताऊँ मैं आपको, सुनो। जैसे ओजोन से हमने रिएक्शन कराई इसकी, ठीक है। ओजोन से जब आप रिएक्शन कराओगे तो आप किस तरह से क्लीवेज करोगे इसका, मैंने बताया आपको, ये डायरेक्ट मेथड है। इसमें O3 में से हम 2 ऑक्सीजन को इस तरह से लिखते हैं, एक इधर एक इधर, फिर बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ एक CH3 CHO और दूसरा HCHO बन जाएगा। फिर जो इसका एक ऑक्सीजन रह गया था वो ऑक्सीजन इस Zn के साथ रिएक्शन करके ZnO बना लेता है। अब ये Zn लेने की वजह ये थी ताकि ये ZnO बना ले और ये H2O2 ना बना पाए, क्योंकि अगर इसने H2O2 बना लिया और आपने Zn नहीं लिया तो ये क्या करेगा, इसको और ऑक्सीडाइज कर देगा, इसको बना देगा वो एसिटिक एसिड में और इसको फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। मगर यहाँ पर ये जो Zn है, ये Zn इस एल्डिहाइड को और इस एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होने देता। क्यों, क्योंकि ये Zn इसके ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, ZnO बना लेता है। क्या बना लेता है, ZnO। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ -ZnO बना लेता है, ठीक है। अब
इसकी रिएक्शन को, ये तो मैंने ट्रिक के हिसाब से बताया, इसकी रिएक्शन को अगर आप नॉर्मली देखें तो कैसे देखते हैं, देखिए इसी को देखिए कैसे देखते हैं आप सबसे पहले CH3 लिखते हैं, फिर CH लिखते हैं, डबल बॉन्ड, फिर CH2 और ये CH3 लिखते हैं। फिर आप कहते हैं कि इस बॉन्ड का क्लीवेज कर दो, ठीक है, क्योंकि आप ओजोन के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हो, है ना, CCl4 की प्रेजेंस में। तो आप ओजोनाइट बनाओगे तो ये बॉन्ड बीच का डबल बॉन्ड टूटता ही है और फिर ओजोन यानी एक ऑक्सीजन ऊपर 2 ऑक्सीजन नीचे लिंक होते हैं। देखिए कैसे, ऐसे ये CH3 ये CH ऐसे लिख लो, डबल बॉन्ड की जगह दोनों बॉन्ड हटा दो, फिर CH और CH3 ऐसे लिख दो, लिख दिया। अब इस ओजोन को ऐसे लिख लो, एक ऊपर और 2 ऑक्सीजन नीचे, इसको इस तरह से लिंक कर दो, कर दिया डियर। तो ये है ओजोनाइट, ये क्या हो गया डियर, ये ओजोनाइड, ये देखो। अब इस ओजोनाइट का हम क्या करेंगे, हम जिंक डस्ट और वाटर के साथ इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। देखते जाना कैसे करते हैं, है ना, मैं एरो लगा के इधर शो कर देता हूँ, आपको समझ ज़रूर आएगा। तो ये Zn और यहाँ पर ये H2O है ना, क्योंकि यहाँ Zn डस्ट लेते हैं हम, ठीक है, और साथ में H2 लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये देखिए क्लीवेज कैसे होगा वो समझें आप, कि जब ZnH2 के साथ आप इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ZnH2 के साथ जब इसका जल अपघटन कराते हैं तो ये क्लीवेज इसका ऐसे होता है, दैट इज़ अ दिस एंड दैट इज़ अ दिस, ठीक है। और साथ में क्या होगा कि ये ऑक्सीजन, ठीक है, क्या बोला मैंने आपको, ये ऑक्सीजन इसके साथ मिलके ZNO बना लेगा। क्या करेगा, इसके साथ मिलके ZNO बना लेगा। अब जब ये इसके साथ ZNO बना लेगा तो क्या होगा, क्या होगा, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर क्या क्या मिला हमको, ये देखिए CH3 CHO, एक तो ये मिल गया, और इधर दूसरा भी हमको क्या मिला, CH3 CHO मिल गया, ये देखिए, ठीक है। CH3 यहाँ पर ये हो जाएगा CHO, ये दूसरा भी हमको CH3 CHO मिल गया, देखो ना, CH3 CHO CH3 CHO, और ये O ZN के साथ मिलके क्या बना लिया इसने, ZNO, ठीक है। तो अब ये H2O जो है इसके ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, यानी जो CH3 CHO है ये आगे इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है, और इसका भी ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, है ना, समझ रहे हो ना, यस। अब डियर स्टूडेंट्स हम इसको तो समझ चुके हैं कि कैसे कैसे रिएक्शन हुई। अब डियर स्टूडेंट्स एक काम हम करें कि अगर हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करें तो किसका, अब इसी कंपाउंड का, तो कैसे होगा, चलो शुरू करते हैं। हम इस कंपाउंड को तो ले ही लेते हैं, ये देखिए हमने इस कंपाउंड को ले लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ऐसे ले लिया। हम इसको ओजोन के साथ रिएक्ट कराते हैं, ये देखिए, तो क्या होगा, आपको मैंने बताया था कि आप ओजोनाइट बना के भी कर सकते हो या डायरेक्ट बिना ओजोनाइट बनाए आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप बिना ओजोनाइट बना के करो, तो बिना ओजोनाइट बना के करेंगे तो क्या होगा, आप ये जो ओजोन है इसमें 2 ऑक्सीजन ही सिर्फ यूज़ में आते हैं, तो यहाँ जो डबल बॉन्ड इसका क्लीवेज कर दो, बॉन्ड को ब्रेक कर दो, और 2 ऑक्सीजन है, एक को यहाँ लिख लो और एक को यहाँ लिख लो, तो अपने आप पता चल जाएगा क्या क्या बन रहा है। CH3 CHO और CH2O यानी HCHO के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, CH3 CHO बन गया और साथ में CH2O को क्या लिख सकते हैं हम, HCHO, ये बन गया। अब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, वाटर के साथ। तो चलो जब वाटर के साथ आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो याद रखो जो एक ऑक्सीजन इसका बच गया था वो ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन कितने थे, 3 थे ना, 2 यूज़ में आ गए। ये ऑक्सीजन जो होता है ये जब आप वाटर के साथ यानी कि इसका, ये देखो हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है ना, किस साथ, इसका H2O के साथ, कहाँ पर, यहीं पर। तो यहाँ पर क्या होता है
कि ये H2O इसके एक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके H2O2 बना लेता है, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड बना लेता है। अब ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होता है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। तो ये क्या करता है, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। ये देखिए यहाँ मैं करके बता देता हूँ कि ये जो H2O2 है ये पहले H2O बनाता है और नेसेंट ऑक्सीजन ये प्रोवाइड कराता है, नवजात ऑक्सीजन क्या कराता है, उपलब्ध कराता है। ठीक, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है ये एल्डिहाइड का और इस एल्डिहाइड का दोनों का ऑक्सीडेशन कर देती है। ठीक है, तो आप करवा दो इसका ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीजन कराओगे, ठीक है, इसके साथ तो क्या बना लेगा ये बना लेगा CH3COOH। इसके साथ भी ऑक्सीडेशन करा दो तो क्या बन जाएगा, HCOOH, ये बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ समझ में आया, क्या समझ में आया कि ध्यान दीजिएगा, मैं इसके एक पॉइंट को क्लियर करूँ कि जब आप रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कराते हो तो यहाँ पर ओजोन के साथ रिएक्शन कराने के बाद जब उसका हाइड्रोलिसिस करते हो तो ZnH2 का यूज़ करते हो। ठीक है, और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में क्या होता है कि जब आप ओजोन से रिएक्ट करा के आप हाइड्रोलिसिस कराते हो तो वो H2O ही लेते हो, यहाँ पर जिंक डस्ट नहीं लेते। ठीक, तो होता ये है कि इस रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में एल्डिहाइड इसका फाइनल प्रोडक्ट होता है। क्या होता है इसका फाइनल प्रोडक्ट, एल्डिहाइड होता है। लिख देता हूँ मैं, इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, एल्डिहाइड। ठीक, और इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये देख लो मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि ये एल्डिहाइड बनाकर इसकी रिएक्शन स्टॉप हो जाती है और यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना करके ही रिएक्शन इसकी स्टॉप होती है। ठीक है, आप इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये मैंने क्यों बोला कि भाई यहाँ पर मैंने अभी आपसे कहा कि रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस एल्डिहाइड बनाकर स्टॉप हो जाता है और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना के स्टॉप होता है। तो इसी को मैं आपको एक साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ज़रा इधर देखें, यहाँ पर एक साथ में दोनों प्रोसेस करूँगा। ये है मेरे पास CH3, ये है CH और डबल बॉन्ड CH2, ये ऐसे है। ठीक, अब मैं इसको ऐसे करके आपके लिए ऐसे करके बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, अब आपको स्क्रीन पर सब कुछ क्लियर दिखाई देगा। अब देखिए कैसे, यहाँ पर अगर हम इसका ओजोनोलाइसिस करें, ठीक है, किसके साथ, Zn और H2O के साथ, तो क्या होता है, आपको बताया था कि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, तो इसमें सिर्फ दो ऑक्सीजन को ऐसे लिख लो, जहाँ डबल बॉन्ड है ना इसको तो पहले ब्रेक कर दो ऐसे, एक ऑक्सीजन को इधर लिख दो, एक ऑक्सीजन को इधर लिख दो, बस बन गया CH3CHO और HCHO, ये बन गया। देखो ध्यान से देखना, क्या बना, CH3CHO और यह क्या बन गया, HCHO, ये बन गया। आपको पता है ये एथेनॉल और ये मेथेनॉल है, ये ना एसेटल्डिहाइड और ये क्या, ये फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, लिख देता हूँ मैं आपके लिए, ये जगह यहाँ पर ये एसेटल्डिहाइड और ये क्या जगह दिया, फॉर्मेल्डिहाइड। अब हम इधर देखिए क्या कराते हैं, हम यहाँ पर कराएंगे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव मतलब जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। अब यहाँ पर क्या होगा कि देखें, यहाँ पर हम यहाँ पर ओजोन से रिएक्ट कराएंगे और हाइड्रोलिसिस कराएंगे H2O के साथ। यहाँ पर Zn नहीं है, ध्यान रखना। तो क्या होगा, वही ओजोन क्या करेगा, OO, इस तरह से रिएक्शन करा दो इसकी, तो क्या बनाएगा यहाँ पर CH3CHO और HCHO बनाएगा। ठीक है, ये बना लिया। और उसके जस्ट बाद क्या होता है कि इस ओजोन में से जो 3 ऑक्सीजन थे तो 2 तो यूज़ में आ गए, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ये इस H2 से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा H2O2। ये देखिए ये बनाएगा,
फिर ये डिकम्पोज हो जाएगा कैसे, H2O और नेसेंट ऑक्सीजन में। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये क्या करेगी कि यहाँ पर जो एल्डिहाइड था CH3CHO और यहाँ पर ये जो HCHO था इसको अगेन ऑक्सीडाइज कर देगी, ठीक है ना। क्या करेगी, अगेन ऑक्सीडाइज। अब आप सोच रहे हो कि कैसे, देखो ना, आपने ओजोन O3 को रिएक्ट कराया था तो आप क्या लिखते हो, O3 में से एक ऑक्सीजन को इधर एक ऑक्सीजन को इधर। आपको पता है कि जब कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड होता है तो पहले उसको क्लीवेज कर दो, बॉन्ड के सेपरेट कर दो, ब्रेक कर दो, फिर एक ऑक्सीजन को इधर एक ऑक्सीजन को इधर जोड़ दो, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि क्या मिल रहा है आपको, CH3CHO और HCHO मिल गया। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन था, क्योंकि ये तो यूज़ आ गया, ये यूज़ आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, जो बच गया था ओजोन में से एक ऑक्सीजन, ये इसी रिएक्शन करके H2O2 बनाता है, ये H2O2 H2O और नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है। यही नेसेंट ऑक्सीजन इसको क्या कर देता है, इसको और इसको दोनों को ऑक्सीडाइज कर देता है। इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3COOH। इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बनाएगा, इसको बनाएगा यहाँ पर HCOOH। ये देखो, तो आपने देखा यहाँ पर, अब देखो स्क्रीन पर आपको नज़र आएगा कि CH3CHO जब आप Zn और H2O के साथ हाइड्रोलिसिस कराते हो तो ये एल्डिहाइड बन के रिएक्शन रुक जाती है, ठीक। लेकिन जब आप इसका हाइड्रोलिसिस, ठीक है, H2O के साथ कराते हो तो ये एल्डिहाइड बन के रिएक्शन नहीं रुकती है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन करके रिएक्शन रुकती है, ठीक है। यानी ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये इसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स।